बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग अपना कदम रखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले कि हम थोड़ा बहुत कदम वदम रखें, मुझे सिर्फ एक बच्चे का जो था वो सवाल जवाब आए थे। इस्माइल के साथ मेरी कल बात हुई थी। इस्माइल वाज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस एंड ड्यूरिंग दैट आई हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड के आई मेड अ लिटिल बिट ऑफ एक फार्मूला बताते हुए मुझे आप लोगों से गलती होगी। तो हम उस फार्मूला को पहले हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद जस्ट टू रिवाइज कि व्हाट वी हैव कवर्ड इन दैट लेक्चर, मैं दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि अगली ही स्लाइड में हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो हम लोग ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक फार्मूला था जो मैं बता रहा था, और उसमें मुझे जो था उसमें फार्मूले में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये वो है e रेज़ टू पावर y गिवन x। ठीक है, e रेज़ टू पावर y गिवन x। तो उसको करने का तरीका बेसिकली सिंपल ये होता है कि आपने लेना है एक्सपेक्टेशन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, e y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2। ये जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है ना गाइस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। आप लोग देखोगे जब रिग्रेशन के ऊपर हम आएंगे, हम भी थोड़ा बहुत रिग्रेशन में इस चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन इसकी डेप्थ इस लाइन की जो है ना वो आपको पता चलेगी इन दी इकोनोमेट्रिक्स, इन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम जीरो एरर मीन हम लेते हैं। तो उसके अंदर हम इस चीज़ को हम काफ़ी हम टच करेंगे, लिहाजा दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो डोंट ट्राई टू थिंक कि यार इसको अब हम नहीं हम टेस्ट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है जनाब, आप अगर फर्स्ट को मैंने कहना है कि x इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये कि आपकी ये वैल्यू फिक्स हो गई है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा y, कि y की वैल्यू पे, और साथ यहाँ पर आ जाएगा f f f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, और ये y का यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और 1 तक जाएगा जितना भी y की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर i इज इक्वल टू 1 एंड y, और ये जो है आपका ये बेसिकली ये वही चीज़ है जो बेजियन में हमने किया था। तो बेसिकली ये होगा f x y डिवाइडेड बाय आपकी जो है x इज इक्वल टू 2 है, तो आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा g ऑफ y। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इस तरह से हम इसको उस पर उसको तरीकों को करना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम इस सारे फॉर्मूलाज को एकदम से देखें इंटरमीडिएट हो, आई थिंक इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट सम प्रैक्टिस फर्स्ट। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या करो, ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इसको ज़रा हम प्रैक्टिस करते हैं, और इन सवालों की हम इनके सवालों को डिस्कस करके फिर हम आगे स्टैट्स की तरफ हम आज मेंटर होंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले वैल्यूएशन करो, फिर हम इस पे आते हैं। तो ये मैं रिकॉर्डिंग जो है वो 5 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स। एक क्विज में भी सवाल आने हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसे ही होगी इस तरह से। जब भी आप लोगों ने देखना है ना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि वी आर आस्किंग यू टू बट व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड इज टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज। ठीक है, व्हेनेवर वी से ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, एनी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सम टेबल। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या होगी जनाब, वो ये होगी, दिस विल बी द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई होगी। ठीक है, इस तरह से आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने हर एक की आपने तैयार करनी है। आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से हमारे हर सिनेरियो पे हम तैयार करेंगे। तो लिहाजा हमारा जी ऑफ एक्स, ये हमारा आ जाएगा, हमारा एक्स आ जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा जी ऑफ एक्स 1 2 3। इसको अब हम सम कर लेंगे। ठीक है, जी 0.05 ये बन जाएगा 0.1। इस पे आप इसको प्लस करो। ठीक है, 0.05 0.15 0.15 प्लस 0.2। ठीक है, तो 0.15 और 0.2 बना 0.35।
इसको करते हैं तो 1 + 4 + 5, तो ये बन गया 0.55। 1 के सम अप होता ही, does it sum up to 1? It should sum up to 1. 0.45 + 0.55, हाँ ये 1 के सम अप हो रहा है, ठीक है। y पे अब आ जाओ, y पे भी अब ऐसे ही आप करोगे, y आपका इधर आ गया और साथ हमारा hy। वन टू 1 2 3, अब इसको प्लस करो, 0.05 + 0.0, ये भी आपका क्या बन के आएगा 0.1, ठीक है। 0.1 + 0.1 0.2, आगे आ जाए 0.05 + 0.1, क्या आपका बन गया 0.15। 0.15 + 0.35, 35 + 15, तो इट विल कम आउट टू बी 0.5। आगे चलते हैं, हमारा अगला बन के आएगा 0.3, 0 + 0.02 + 0.1, तो ये आपका बन के आ गया 0.3। तो इनको भी प्लस कर लो आप, ठीक है, तो ये भी 1 बन के आ गया। तो ये आपने बना लिया मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y = 3 गिवन x = 2, ठीक है। y = 3, y = 3 गिवन x = 2, क्या 0.2 है ये? कैन यू से 0.2? दिस इज नॉट 0.2, ठीक है, याद रखना 0.2 नहीं है। उसकी वजह क्या जनाब? उसकी वजह है ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये बनता है जनाब f(x, y) ओवर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा gx। और यहाँ पर जब आप अभी करोगे आप, तो यहाँ पर हम करेंगे 0.2, 0.2 इधर ऊपर आ गया, और यहाँ पे गिवन उसने बोला gx = 2, ठीक है, उसने ऑलरेडी हमें बोल दिया gx = 2, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके g2 हमारा क्या है जनाब 0.35, 0.35। तो अब यहाँ पे आके इसको सॉल्व कर लो। सर, जी देन फॉर्मूला में आपने जी वाई नहीं लिखवाया था, ये शायद मैं गलत हूँ। मैं जैन इधर मैंने जी में लिखा था, नहीं नहीं, बेसिकली मुझसे और अभी मैं स्टार्ट में दोबारा, आपने लिखवाया था। मैं दोबारा से करेक्ट कर दूं, मैं दोबारा से करेक्ट कर दूं। यहाँ पे ये मैंने पिछले स्लाइड में भी करेक्ट किया मैंने। जब आपकी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपने एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है, जब आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना अपने जहन, तो आपने करना है f(x, y) डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि यहाँ पे x आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है। अगर मेरे स्लाइड में पीछे मैंने अभी गलत लिखवाया था तो मैं उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पिछले स्लाइड भी खोली थी मैं चेक करने के लिए अपनी, ताकि मैं अगर मैं दोबारा का वेरीफाई कर, यहाँ पे नीचे जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने गिवन एक्स है ना, तो हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और अगर ये गिवन ऑफ वाई होता, एक्स गिवन ऑफ वाई, तो फिर हम यहाँ पे करते f(x, y) ओवर hy, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस मुझे कोई सॉल्व करके बता इसका आंसर क्या आएगा 0.2 ओवर 0.2 ओवर 0.35 का? इसका आंसर क्या है गाइस? सर 4/7। 4/7, ठीक है। अब आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। गिवन ई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं इसको सर रेस कर लूँ थोड़ा सा और इसको दोबारा से साफ कर लूँ सर, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब उसने बोला जनाब बताएं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको ना सर से समझने की कोशिश करें कि ये चीज हमसे पूछ के रहा है। बेसिकली कंडीशनल एक्सपेक्टेशन मांग रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 किया है, हमने यहाँ पे देखना है कि एक्स क्या था। एक्स इज इक्वल टू कि अगर दो मशीनें मेल फंक्शन कर जाती हैं, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेक्नीशियंस कॉल्ड एन emergency call? So we are asking about, so we are being asked कि what's the expected number of calls to made to a technician given the machine malfunction is 2, ठीक है।
हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, टेबल 4 या 10/10 का भी हो सकता है, उसमें से हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी कि आप कितने ऑन एवरेज कॉल कितनी दफ़ा से कर सकते थे। उसके लिए आप क्या करते हो, ई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। उसके लिए अब आपको पता है कि आपका एक्स फिक्स हो गया, आपका एक्स फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल को ऐसे विजुलाइज करो मेरे साथ कि आपका एक्स ऑलरेडी फिक्स हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यूज है, वाई, ठीक है, यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यूज आ गई हैं। और वाई की वैल्यूज में यहाँ पर आपका आया है वाई की वैल्यूज के साथ आपका एफ ऑफ वाई गिवन एक्स। इसको अब हमने सॉल्व करने हैं हमने, और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका y जो है वो 1 है, मल्टीप्लाई किया जाएगा उसे 0.05 के साथ, 0.05 के साथ। और हमारा जो g ऑफ x था वो क्या था, हमारा g ऑफ x है 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो ये बना 0.35। ये हमारा आया 1 का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा आएगा 2 के साथ, 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.35। जी जैन। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लाइक जो थर्ड पार्ट था उसमें x इज इक्वल टू 2 किया था, तो उसमें हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू उठाई थी हाँ ना। हाँ, इसमें भी देखो तो x इज इक्वल टू 2, जब मैंने अब जो थर्ड पार्ट में देखो जैन किया, उसमें हमने बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी वाई इज इक्वल टू 3। हमने y को फिक्स ठीक है, किया हुआ है जैन हमने, इसमें y फिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि y में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए हम ऐड कर लेंगे तीनों इसलिए को। हम उसको ऐड करें ना, एक्सपेक्टेशन है। ठीक है हम सर। जैसे सिंपल हम एक्सपेक्टेशन लेते थे, हम उसमें क्या करते थे जैन, जब सिंपल ई एक्स होता था, जब सिंपल इसमें ना 2 आ गए हैं, जब सिंपल ई एक्स होता था उसमें बताऊं क्या हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है ठीक है। सर, गॉट इट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसीलिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें एक को साथ साथ उसको हमें क्या करना है, हमें साथ मल्टीप्लाई भी करना है और साथ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी स्टैंडर्डाइज करना है हमें। तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं जॉइंट पीएमएफ के अंदर, ठीक है। और तीसरी जो है प्रोबेबिलिटी गाइस, वो यहाँ पे 3 इंटू 0.2 ओवर 0.2 ओवर आपका 0.35। सॉरी गाइस, मेरी स्पेस खत्म हो गई थी। अब हम इन नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.35, ये आपका बन के आएगा जनाब 0.1429 प्लस 0.1 divided by 0.35 divided multiplied by 2 plus 0.5714, 0.2 divided by 0.35 multiplied by 3 plus 1.7143। गाइस आपने में से कैलकुलेशंस करते जाओ, हो सकता है मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ, आप लोग ठीक कर बैठे, ठीक है। प्लस 0.5714 प्लस 0.1429, 2.42। क्या आपका नंबर भी यही आता है? Yes, sir. तो दिस, अब इस नंबर को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। 2 काम हमारे इस क्लास के हैं, ठीक है। हमने इस नंबर को इंटरप्रेट करना है। इसका मतलब ये है जनाब कि अगर आपकी मशीन 2 दफ़ा ख़राब होती है, अगर आपकी मशीन जो है इट मैन्युफैक्चर्स फॉर 2 टाइम्स ऑन एनी गिवन डे, so the average number of call a technician expects is around 2.42, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका अगर सोचो, यानी अगर आप इसकी जगह बैठे हो, कोई जैसे टेक्नीशियंस कोई आप वहाँ बैठे हो कि जो आप कंपनी हैंडल करते हो और आपको पता हो कि एक मशीन 3 दिन खराब हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको तकरीबन 2 या 3 कॉल्स आ सकती हैं। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 2 या 3 दफ़ा आपका बंदा वहाँ पे जा सके, ठीक है। ये तो सर था सिंपल सवाल आप लोगों का डिस्क्रीट का, ठीक है। जो दूसरा एक सवाल है, वो जो सवाल अक्सर हम लोग जिससे हम थोड़ा डर जाते हैं, वो है हमारा कंटिन्यूस का, ठीक है।
मैं फिर आप लोगों को 5 मिनट देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से एक थोड़ा कमिट किया था कि हम लोग क्लास के अंदर, इससे पहले कि हम अगले सेशन की तरफ जाएं, हम इस चीज़ को हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये सवाल के लिए मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। आपने अगेन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है आपने, फिर आपने एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई निकालना है, और फिर आपने आखिर में प्रोबेबिलिटी आपने एवेल्युएट कर लेनी है। इससे पहले कि आप लोग इस पर स्टार्ट करो, यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, इसको 3/4 कर लो, सॉरी 1/4 कर लो, इसे 1/4, इसे 1/2 कर लो, और इसे 1/3 कर लो। मैं जब कल स्लाइड्स बना रहा था तो उसमें वो मैं चाह नहीं रहा था मैं दोबारा इक्वेशन मोड में जाऊँ। तो ये 1/4, 1/2, 1/3 करके सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। तो इसको ज़रा सॉल्व करो, आप लोगों के पास अगेन यू हैव ओनली 5 मिनट्स फॉर दिस। इसको भी इसकी प्रैक्टिस कर लो एक दफ़ा, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ जाएंगे। आदिल साहब मुझे रिकॉर्डिंग का रिमाइंड करवा देना, मैं पॉज कर रहा हूँ ज़रा। कैसा था सवाल? हाउ वाज द क्वेश्चन? थोड़ा क्विज पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि क्विज में अगर आ गया सवाल ऐसा कुछ तो कुछ हम कर ही लेंगे। सही करने की बात नहीं है, पहले डिसाइड करें, हम कुछ तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्विज में ऐसे ही सवालात होंगे। हम आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो हमने आपको ना पढ़ाया हो, मेरी तौबा कि मैं कुछ ऐसा पूछूं जो मैंने मेरी तौहीन, ये आप लोगों की तौहीन होगी कि मैं आप लोग, ये बादशाह सलामत, आप लोग बादशाह सलामत, आपको तौहीन होगी मैं आपसे कुछ ऐसा पूछ जो आपको मैंने पूछा नहीं, बताया नहीं मैंने। जस्ट जोकिंग। तो सवाल थोड़े से हो सकते हैं ट्रिकी हो, लेकिन अगेन दे विल बी पार्ट, इसी तरह से सवालात होंगे। ठीक है, इस सवाल को हम जरा करना शुरू करते हैं। तो जी एक्स पहले निकालते हैं, फिर एच वाई निकालते हैं, फिर एफ एक्स ऑफ वाई गिवन वाई निकालते हैं, और फिर एंड में प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सो कितना टाइम लगा बाय द वे आपको करते हुए क्वेश्चन ये वाला? आई जस्ट वांट टू नो, ताकि मैं जब क्वेश्चन क्विज बना रहा हूँ तो मुझे पता हो कि आप लोग ऑन एवरेज कितना टाइम ले रहे हो। ऑन एवरेज सर मैं एवरेज मेरे निकालूंगा मैं से सबकी। जब आपने अभी रोका था तो हम्म, उस वक्त तक मेरा ये एफ एक्स ऑफ वाई तक निकला था। कितना टाइम इन्हें आपको लगा एट मोस्ट? मैं- ये राफे बता रहे हैं, पता नहीं ब्रेक कितनी लंबी थी। अच्छा नहीं, मैंने 5 मिनट की, मैंने 5 मिनट पे वाकई नहीं रोका कि 5 मिनट मैंने कहा बस हो गई। मैंने कहा लेट, अभी आप सॉल्व करो। तो फिर राफे का एस्टिमेट है 10 मिनट का, 10 मिनट में ये थर्ड तक हुआ। थर्ड तक हुआ। और बकिया गाइस, बकिया पर तो सर मेरा भी यही हिसाब है, ये जो एफ वाला पार्ट है ना, तीसरा पार्ट हम्म बेसिकली हम्म वो कर ली, वहां तक हो। ठीक है। वो बाय द वे एफ पार्ट नहीं है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वो एफ पार्ट से अजीब लगता है, वो पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हो यार। अच्छा, और इसके अलावा जैन ने भी बता दिया, 3 लोगों ने बताया। बकिया बकिया हमारी जो क्लास है वो कहाँ पर है? बकिया क्लास के साथ क्या हो रहा है? या फिर मुझे ना बोलना, ये 3 लोग बोल रहे हैं 10 मिनट लगे हैं इनको, टाइम मिलता रहेगा। बकियों को मैंने 5 मिनट ही देने पे मैंने उससे। आप भी बताओ, आप सबको कितना टाइम लग रहा है? उस बेचारे ने भाइयों बहनों बना दिया सबको। खदीजा, अहमद, अमार, मलाइका, हसन, इस्माइल, तुल्ला। नहीं, अब 30 मिनट अगर आप वो लिख रहे हो तो मैं तो एवरेज आउट ही करूंगा ना। अब थोड़ी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा मैं। गिव मी मोर डेटा गाइस, गिव मी मोर डेटा। यू गिव मी मोर डेटा, आई विल बी एबल टू एस्टिमेट द एवरेज इन अ वेरी बेटर वे। दिस इज व्हाट द टुडेज जस्ट ऑफ लेक्चर, आज का लेक्चर इसी चीज पे ही होगा। ठीक है, कर लो आउटलायर बना लो। इतना तो मुझे पता है कितना टाइम लगता है, मैंने ये सवाल सॉल्व नहीं किया कभी जिंदगी में। ठीक है, एंड डोंट ट्राइंग टू ब्रिंग दिस थिंग अप इन फ्रंट ऑफ मी के सर आप तो सर हैं आप। मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने भी अपने हाथ से सॉल्व करना है। अच्छा, जी एफ एक्स निकालना है हमने। ठीक है, जी एफ एक्स कैसे निकालोगे? जी एफ एक्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी 0 से 1 तक, एक्स 1 + 3y स्क्वायर ओवर 4 dy।
आपके पास ये फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि आपने इस फंक्शन को लेके जाना है एक्स के अंदर, ठीक है। तो एक्स में लेके जाने का मकसद ये है कि आपको इसमें से dy हटाना होगा, यानी ये इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स में y तो नहीं आना चाहिए कोई। तो हम क्या करते हैं, x/4 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर पीछे अब क्या रह जाता है, 0 1 और साथ 1 + 3y² dy। जब हम ये करते हैं जी राफे, सर एक्स को अभी अगर अंदर रख लें तो ठीक नहीं इट्स रहेगा? टोटली फाइन, रखना है तो रख लो। यानी देखो ना, इसके अंदर इस केस में x तो एक कांस्टेंट ही है बाय द वे, इसमें x जो है वो जाएगा कांस्टेंट ही है। मैं ऑलरेडी उसको बाय करूँ, आपने उसको अंदर अंदर रख लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जनाब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका y प्लस ये आपका 3y³ बन जाएगा, ठीक है। तो 3y³ 3, ठीक है, और साथ आपका 1 और 0, ऐसा ही है। x/4 + y + y³, 1 और 0। इसको अगर हम अब सॉल्व करें, x/4 ये आपका बन जाएगा 1 + 1 - 0 + 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा g(x) = x/2। और ये x/2 किसके लिए जनाब, ये x/2 है 0 से लेकर x × 2। यही आंसर निकलता है आपका आदिल। पहले आपने x निकाला था, अब आपको आइडिया हो गया था कि गलती कहाँ पे हो रही है। जी सर। ओके, अब hy निकाल लेते हैं। hy निकालने के लिए क्या करोगे आप, दोबारा अपनी इक्वेशन को वापस लेके आते हैं। hy में आपका 1 + 3y² / 4 है, और हमारा x यहाँ पर पड़ा रह गया। x के लिए हमारे पास 0 से 2 तक है, और हमारे पास x ये है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अच्छा नहीं, इसमें हम थोड़ा सा, हमें इसमें ऐसा नहीं होगा, तो दोबारा हम यहाँ पर दोबारा ले लेते हैं। hy करने के लिए हम x + 3xy² करते हैं /4। मैंने सिंपल x को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, इस तरह नहीं करेंगे, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है, अगेन 1 विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, वो 1 जो होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। hy करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 0 से 2 का हम लगाएंगे, और साथ dx। सो 1/4, और यहाँ पर 0 से 2 एंड x + 3xy² और d(x). इसको अगर हम सर इस केस में हम कुछ कांस्टेंट नहीं लेंगे, लाइक पिछले केस में हमने जिस तरीके से x को हाँ कांस्टेंट उसमें ले ले लिया। लिया था, लेकिन देखो ना, उसमें इसमें जैन मसला क्या है, इसमें कांस्टेंट लेंगे। देखो कि जो 1 + 3 में मैंने क्यों नहीं किया, मैं पहले करने जा रहा था, लेकिन देखो इसमें एक चीज़ बड़ी स्मार्ट प्ले करने हैं हमें। स्मार्ट प्ले ये है कि जो 1 जो x यहाँ, जो 1 यहाँ में लेके जाना, वो मैं कह रहा हूँ 1 इज अ पार्ट ऑफ y, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ y, 1 इज हाँ जस्ट अ वो x के कांस्टेंट नंबर, साथ ही है। वो x के साथ ही है, ठीक है। तो ठीक है, उसमें वो x भी हमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ओके सर, ओके। ठीक है। तो ये मैंने भी देखो, पहले मैंने एकदम से, मेरी भी पहले नोशन ये गई थी, लेकिन मैंने फौरन उसको भी उसी टाइम एड्रेस कर लिया, मैंने कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। 1/4, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, पहली टर्म आपकी बनेगी x² / 2 प्लस यहाँ पे भी आपका 3x² और साथ y, और ये आपका आ जाएगा 2 0 y² होगा सर। y², सॉरी हाँ y², ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अल्टीमेटली मैं सॉल्व करके इसको एंड तक लेके जाऊं, तो ये बनेगा जनाब
1 + 3y²/2। मैं जिसको वो शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास आंसर ये आना चाहिए 1 + 3y²/2। ठीक है, आगे आता है जनाब एफ एक्स और वाई गिवन वाई निकालना है हमें। ठीक है, तो एफ एक्स और वाई निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एफ एक्स और वाई। तो क्या करोगे गाइस, आप लोग करोगे एफ एक्स ओवर वाई, और इसको डिवाइड करना है, क्योंकि वाई है ना यहाँ पे, तो उसको डिवाइड करना है एच ऑफ वाई के साथ। और इसको इस आपके पास ऊपर ये वाला आपके पास ये भी पड़ा है आपके पास, और ये भी आपको पड़ा है, तो आपके पास आंसर निकलता है x/2। इसको सॉल्व करोगे तो x/2 आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट के बारे में कोई मुझे गाइड कर सकता है? x/2 आ गया। लास्ट पार्ट के बारे में मुझे कोई गाइड करेगा? आदिल। सर जो हमारी इक्वेशन होगी वो f(x)(y) ओवर g(x) होगी, इसी तरह एफ एक्स ऑफ वाई जी जो ऑफ एक्स नहीं फॉर्मूला होगी, इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला, ये जो अभी हमने ये चीज़ निकाली है हमने, जी ऑफ एक्स नहीं होगा, एफ एक्स ऑफ वाई होगा। तो वो ये जनाब है एफ एक्स ऑफ वाई ऑफ जी ऑफ वाई होगा, जो अभी हम इसमें निकाल के आए हैं। ठीक है, हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आगे अभी हमें ये वैल्यूएशन करनी है हमें। ठीक है, x/2 की। ठीक है, सर ये एक्सप्लेन करते हैं g(y) क्यों होगा? इसलिए क्योंकि देखो आपको आदिल वो याद है आपको, बेजिंग, ये बेसिकली बेजिंग की ही बेजिंग जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस है, जब हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हम करते थे हम लोग, तो हम लोग क्या कहते थे आदिल, हम कहते थे प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये याद है आपको फॉर्मूला? इसमें भी देखो वही चीज़ ही हो रही है कि जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय जी वाई, बिल्कुल ये वही चीज़ ही है। सही है सर, समझ आ गई। कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस मेरे पुराने वाले स्लाइड्स देखना, उसमें मैंने इसी चीज़ को इसका लिंक किया हुआ है मैंने। ठीक है, कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस में ये था, वहाँ पे सिंपल हमारे नंबर से यहाँ पे पूरा जॉइंट पीएमएफ पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया x/2। अब इसमें y की ऑलरेडी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, और ये फंक्शन ऐसे ही बनते हैं। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना चाहता है, इंटीग्रेट करना है आपने। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बोला था कि इसको आप ले लो 1/4 और इसको ले लो 1/2। ठीक है, तो 1/4 इधर आ गया और 1/2 इधर आ गया, और ये बन गया आपका dx। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन के आपके पास आएगा 3/64। सो यू सी कि ये सवाल कैसे लिंक्ड हो रहे हैं, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट के अंदर जो इन क्लास असाइनमेंट थी उसके अंदर तो हमने इस वाले सवाल जो थे हमने नहीं उसमें डाले हुए थे, लेकिन मैंने उनकी प्रैक्टिस करवा दी। जी जी आदिल। सर ये y = 0.33 है, फिर इसको किस तरह एड्रेस करेंगे? देखो y = 0.33 जो है, अब अगर आप इस फंक्शन में देखो तो इस फंक्शन में तो अगर इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में तो वो चीज़ आती ही नहीं है। इस फंक्शन के अंदर तो वो चीज़ हमने उसमें ऑलरेडी है ही नहीं। अगर आप बेसिकली होता ही ये है कि अगर आप उस फंक्शन को वैसे भी अगर आप नोट करो तो ये फंक्शन की जब फॉर्म आप चेक करोगे, एफ एक्स गिवन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई ओवर जी वाई। अगर आप इस फंक्शन को आगे लगा, इस फंक्शन को गौर करो, इस चीज़ को, तो ये कह रहा है फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन वाई की एक वैल्यू है, एफ एक्स और वाई की। इन इस फंक्शन में वाई की उसने ऑलरेडी एक वैल्यू अज्यूम कर चुका होगा। तो हम जब भी फंक्शन हम कंप्यूट करेंगे उस फंक्शन में वाई, उसमें वाई एग्जिस्ट नहीं करता होगा। या अगर मैं एफ एक्स और वाई कर देता, अगर मैं वाई गिवन एक्स कर देता, तो वो जो फंक्शन आपके सामने आता उसमें सारे आपका जो पूरी इक्वेशन होती है उसमें वाई सारा वाई होता, उसमें एक्स कहीं ना होता, क्योंकि एक्स ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट कर लिया कि अगर एक्स की एक वैल्यू उसके अंदर आ गई है, यानी दूसरा लफ्ज़ में इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसकी वो सारी इक्वेशन ही उसके ऊपर होगी। तो गिवन y इक्वल टू 0.33, तो वो ऑलरेडी वो फिक्स हो गई है, यानी हमारा फंक्शन ऑलरेडी पॉइंट पे फिक्स हो चुका होगा। तो उसके बाद हमें हमें उस चीज़ को हम यहाँ पे इंकॉर्पोरेट हम कहीं भी कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कहीं नहीं है। अगर कोई y होता, अगर कहीं y आ जाता तो उसको 0.33 कर देते, लेकिन इक्वेशन में वो नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि हमारी इक्वेशन ही एक ही वेरिएबल पर ऊपर है, हमारी इक्वेशन ही एक वेरिएबल के ऊपर है। इसमें हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के ऊपर थी, लेकिन कंडीशनल के अंदर हमारी इक्वेशन ही एक वेरिएबल पर हमारी रह गई है। अहमद, सही x/2 कहाँ से आया? ये जो है, इस जो आपने ये जो x और y निकाले ना आपने अहमद, ये वाला x/2 यहाँ से आया था, ओह अच्छा अच्छा, ओके। x/2 यहाँ से आया, ठीक है जैन। सर मुझे ये चीज तो समझ आ रही है, एफ ऑफ एक्स वाई जो हमने निकाला है वो x/2 था, तो सर डिवाइडेड बाय जी वाई भी है, तो हमने इसे डिवाइड किससे किया फिर? ये जो था, ये जो था ये वाली चीज जो है जैन, ये हमने Yes, पिछली sir. बार में करके आए ना GY। अच्छा वो डायरेक्ट उधर अच्छा। एच वाई हमने यूज किया था, तो वो अच्छा वो सेम HY, चीज। सॉरी वो HY है, सॉरी अच्छा वो ठीक ठीक एक ही ठीक, हाँ चीज है, मैं थोड़ा सा, वो एक ही चीज है, ठीक है मैं कंफ्यूज हो रहा था इस वजह से। ओके सर ठीक है। गाइस ये सवाल जो है अहमद, आपका पहले का हाथ खड़ा है या जो मैंने तो क्वेश्चन? ओके, तो गाइस ये वो सवालात थे जिन सवालात पे मैंने कहा कि थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा टाइम गुजारा जाए, क्योंकि ना आप जब कोई चीज़ वीडियो देख रहे होते हो या हम कोई काम हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो चीज़ हमने एक दफ़ा हमें समझ आ गई है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि हम अभी काफ़ी कोसों दूर हैं। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत एक आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किधर हैं। मैं आज अपने ऑफिस आवर्स अनाउंस करूँगा कल के लिए, वो इससे स्लॉट बुकिंग होगी। आप में से जिन लोगों के जो सवालात होंगे हम उन सवालात को फिर ऑफिस आवर्स में एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आज के लेक्चर की तरफ भी आ जाएं। हमने आज कितना टाइम लिया है? हमने 50 मिनट तो हमने सारी सी भी गुजार दी हमने, तो लेट्स सी टुवर्ड्स आज के लेक्चर किस चीज़ के ऊपर है। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? क्या होता है स्टैटिस्टिक? एनी गेसेस? हसन? Sir, it's an estimate on the true value of population parameter. What do you mean by true value of population parameter? आज हसन हमें क्लास देगा। हसन ने बात ही स्टार्ट वहाँ से की है जहाँ पे आना चाहता था मैं। हसन आज क्लास लेगा हमारी। Hasan, what is the true value of population parameter and why do we need these estimates? We need them because we want to know that what is the effect of independent variable on dependent variable. So Okay. we are interested in finding out the average impact independent variable on dependent variable given the functional form. Okay. So the problem here is of finding the value of the parameters that we do not have the you can say data on the entire population. So since we do not have the data on the entire population, we cannot estimate the true value of the population parameter. Hasan, so in order to do that, we actually take a sample out of the population, and the sample may or may not reflect the true value of the population parameter, because we are trying to estimate based on our sample the value of the population parameter. So that's why we call the parameter which is estimated based on the sample as an estimate of the true value of the population parameter. Okay. Hasan, 9 out of 10. 9 out of 10. So basically ये हसन ने जो सारी बातें की हैं, मेरा पूरा लेक्चर उसी की चीज़ के ऊपर ही है। I just wanted to see कि हसन में कहाँ तक लेके जा सकते हैं। हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है। So basically statistics is it's just one estimator, ठीक है। और जो है उसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली इट्स एन एस्टिमेटर, ठीक है।
आपके सैंपल मीन, वेरिएंस, मीडियन, क्वार्टाइल, जितने भी आप सैंपल के सब सैंपल पे आप वैल्यू जो आप एस्टिमेटर्स आप निकालते हो, फंक्शंस लगाते हो, ठीक है, दे आर ऑल स्टैटिस्टिक। मसला बेसिकली क्या है? मसला बेसिकली यही है जो कि अभी आदिल कह रहा हूँ, आदिल ने मैसेज किया था, वो पढ़ रहा था मैं, जो हसन बात कर रहा था। हसन क्या है, ये बेसिकली ये रहा था कि देखो कि पूरे पॉपुलेशन पे जाके डेटा को लेके आना ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, अनलेस यू आर डूइंग अ सेंसस। तो उस चीज़ को हमें एड्रेस करने की हमें इसमें ज़रूरत है, और इसी चीज़ को हम लोग जो है आज की क्लास में हम देखेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। होता बेसिकली क्या है, अब जैसे इस क्लास की बात करता हूँ, इस क्लास में इस टाइम कुछ 17 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से अब वैसे तो अगर मेरे पास जमील पे आपका डेटा सारा स्टोर हुआ हुआ है, अगर इफ़ आई वांट टू नो द एवरेज एज, ठीक है, कि एवरेज एज क्या है आपकी क्लास की, तो मैं एक तरीका तो ये हो सकता है, अब मेरे पास मुझे 50 बच्चों की एज पूछनी बेहतर है कि मैं 50 के बजाय मैं 3-4 लोगों को रैंडम सैंपल निकाल के उनसे पूछ लूँ। एंड गिवन इफ़ यू आर, अगर आप अपने फाइंडिंग सब ठीक से मुझे बता रहे हो अपनी एज वगैरह बगैर किसी, यानी कि मैं आपसे बोलूँगा, मैं आपका नाम नहीं पूछूंगा, आपका नाम क्या है, आई विल जस्ट हेयर योर वॉइस एंड से कि यार आपकी एज ही है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज दिस कि आपकी एक एवरेज एज आती जाएगी। वो एवरेज एज आपकी जो है, अगर मैं सैंपल बार बार निकालता जाऊँ, तो वो एवरेज एज आपकी ट्रू पॉपुलेशन एज के वेरी कर रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको स्टेटा में करके भी दिखाऊंगा, और कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट हो कैसे है। तो इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इफ यू वर टू रिपीटेडली ड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये 50 लोगों की क्लास है, मैं उनमें से बार बार 3 से 4 बच्चों की क्लास, बच्चे 20 बच्चे हैं, तो मैं बार बार इनका 3 का सैंपल निकालता रहूँगा, ठीक है, और 3 का सैंपल निकाल के पूछता रहूँ कि एज क्या है, तो एक एज तो उनकी एवरेज एज क्या है, तो वो जो एवरेज एज मैं 3-3 सैंपल का निकाले कर रहा हूँ, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन की, कि मीन कितना वेरी कर सकता है इनके इस पूरी केस के अंदर। तो mean of the sample is going to vary from sample to sample. So suppose a university class has 16 students and the professor wants to know the average age of the students. ठीक है, ये अभी ये वही जो बात जो मैं कर रहा था, मैंने वहीं से दोबारा बात अभी शुरू की है, ठीक है। अब 16 बच्चे हैं, उन 16 बच्चों की एज ये है। इससे पहले कि आप मुझे बोलें सर ये कौन सी एज आपने लिख दी है, ऊपर पढ़ो एज इन मंथ्स है, ठीक है, इट्स अ एज इन मंथ्स, इट्स नॉट एज इन ईयर्स, ठीक है। तो उसको 12 से डिवाइड कर लेना, तुम लोगों को, आप लोगों के नंबर्स आपके बन जाएंगे। आई जस्ट वांटेड टू प्ले विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो वो जोकर की लाइन थी ना, सम पीपल जस्ट वांट टू वॉच द वर्ड बर्न, सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल। आसान तो कुछ करना ही नहीं। तो 234, 241 ये एज आपकी मंथ्स में आ गई। अगर अच्छा, अब देखो 16 बच्चे हैं ना, ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटी चीज़ लग रही है ये चीज़। अब ये 16 बच्चे हैं, इन सब की ये जो चीज़ है, ये 16 बच्चों के अंदर, तो ये चीज़ बड़ी इजीली आप लोग देख सकते हो कि आपकी एजेस आपके सामने। लेकिन जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ मोमेंट कि लम्स की पूरी आवाम है मेरे सामने, अब मुझे लम्स की पूरी आवाम के बच्चों की एज निकालनी है, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट कैन दिस टास्क कैन गेट फॉर मी। अभी तो मैं 16 बच्चे से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, आप मुझे सब बता दोगे। लेकिन इसमें क्लास में अगर 1000 बच्चा आ जाए तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता जाएगा इस सर्वे को कंडक्ट करना, ठीक है। तो the average age of class is 239, ठीक है, this is the population mean and this is not known to the professor of the class, ठीक है। वो प्रोफेसर ऑफ द क्लास को नहीं पता। अगर मैं क्लास का प्रोफेसर हूँ तो मुझे नहीं पता कि यार क्या आपकी एजेस क्या हैं। अब इसमें क्या होगा, आपने क्या किया, आपने इसमें 3 लोगों का सैंपल निकाल लिया, ठीक है। और ये देखो सैंपल मेरे पास ना, ये ऐसे 16 बच्चे हैं, ठीक है। 16 बच्चों में से ना जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो बच्चे सॉरी मैं अपनी उंगली, आई एम यूजिंग माय फिंगर, जो बच्चे यहाँ पे और यहाँ पर हैं, हमें इन तीनों को यहाँ पे एड्रेस मारना है हमें, ठीक है। हमें इन तीनों को एड्रेस करने हैं। अब जब मैंने इन तीनों को मैंने कहा ना, मैं आरओ के पास गया, मैंने कहा यार मुझे 3 बच्चों की एज बता दो, मुझे सबका ना बताओ, मुझे 3 बच्चों की एज बता दो। तो मुझे आरओ ने कहा सर इसकी एज 227 है, इसकी 233 है, इसकी 238 है, ठीक है। द सैंपल मीन ऑफ द ग्रुप इज 232, ठीक है। वो यूजिंग, अब हमारा सैंपल मीन के मुताबिक सैंपल मीन टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। हाउ क्लोज अवर सैंपल मीन टू द पॉपुलेशन मीन। अब एक और सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हमने एक सैंपल ड्रॉ किया, दूसरा सैंपल ड्रॉ करेंगे। अब मुझे सवाल ये है कि क्या हमें दोबारा 232 मिलेगा, दोबारा विल आई गेट 232 अगेन, ठीक है। इट्स हाईली अनलाइकली कि मैं दोबारा मुझे 232 मिले।
क्योंकि हर सैंपल में बार बार आप लोग चूज करेंगे। अब मैं दोबारा सैंपल निकाला अपना, मैंने कहा यार मुझे अब इन तीनों की मुझे एज दें, ठीक है, इन तीनों की एज दें, और इन तीनों की एज में मैंने निकाला तो वो 251, 238 और 276 निकली, ठीक है। तो सैंपल मीन ऑफ दिस ग्रुप इज 255। इन अवर प्रीवियस सैंपल आवर सैंपल मीन वाज 232, ठीक है। तो इन रिपीटेड सैम्पलिंग द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन वुड वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। जैसा कि मैंने पहले बात की थी, आप बार बार मीन निकालोगे, आप बार बार सैंपल निकालोगे, सैंपल निकाल कर आपका मीन निकलेगा, ठीक है, आपका मीन निकलेगा। if we sample many times and plotted the sample mean the histogram, हमें ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, अगर आप बार बार सैंपल निकालो। मैं आपके लिए ना स्टेटा भी दोबारा वापस लेके आया हूँ। खदीजा, आर यू देयर? यस यस सर। अच्छा, आज हमें अभी ना कल खदीजा ने ना एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, ऑटोमेशन कैसे करनी है। आज मैंने कोड बनाया, वो ऑटोमेटेड कोड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर बेसिकली देखो, ये आपने बार बार सैंपल निकाला है, आपने एक दफ़ा आपने निकाला तो आपका मीन 230 आया, फिर आपने निकाला आपका 235 आया, फिर 249 आया। लेकिन देखो ज़्यादा मीन किस तरफ, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस मीन की आ रही है, यानी ज़्यादा हिस्टोग्राम में आप देखोगे तो ज़्यादा मीन डेंसिटी जो आ रही है 240 की तरफ आ रही है, ठीक है। 239 240 के दौरान एकदम से बार ऊपर चली जाती है। तो आपका जो मीन है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के अराउंड ही सेंटर करता है। कभी आपने सैंपल निकालोगा तो आपको 255 निकलेगा, कभी आपका 230 निकलेगा, लेकिन 255 निकलना इट्स हाईली अनलाइकली, ठीक है। यानी इतना सैंपल निकलना, अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग किया तो आप हमेशा जब रैंडम सैम्पलिंग करोगे तो ज़्यादा आपकी चांसेस है कि आप इस रेंज में अप्लाई कर रहे होगे, 235 से लेकर 244 की रेंज में, ठीक है। ये मैंने स्टेटा में खुद मैंने कोड बनाया है मैंने, ठीक है। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू, इस केस में हम कह सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव स्पीनेस थिंग, ठीक है। अब नाउ लेट्स गो इनटू स्टेटा टू कम अप विद द अबव ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हमारी मदद करेगी हदीजा, क्योंकि आज बच्चे बोल नहीं रहे तो आई एम कोल्ड कॉलिंग देम ऑन माय ओन। ये मैंने कोड ना स्टेटा पे भी, वहाँ पे भी डाला हुआ है मैंने, आपकी एलएमएस पे भी मैंने डाल दिया, मैंने स्लाइड भी अपलोड कर दी और मैंने कोड भी वहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो यू आर फ्री टू प्रैक्टिस दिस कोड ऑन योर ओन टू, ठीक है। स्टेटा कोड के नाम से मैंने डाला है वहाँ पे आएगा हिस्टोग्राम कोड के नाम से डली हुई चीज़। सबसे पहले गाइज ये वो नंबर है, ठीक है, ये मैंने नंबर्स वहाँ पे डाले हुए थे, यानी, और उसमें से मैंने क्या किया, मैंने हाउ मेनी सैंपल्स डू आई वांट टू ड्रॉ, बताओ खदीजा, मैं कितने सैंपल निकालूं मैं? 100 लोकल जो आपका, उसमें तो 100 ही है। 100 है ना, लेकिन अगर फर्ज करो आप कहते हैं सर अभी मैंने 100 सैंपल निकाले थे, जो अभी आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग गाइस, जो आप लोगों ने ग्राफ देखा है यहाँ पर अभी, ये वाला ग्राफ जो आपने देखा है ना, मैंने 100 सैंपल निकाले हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू ड्रॉ 200 सैंपल्स, ठीक है, 200 सैंपल्स ऑफ साइज 3, आई जस्ट नीड टू चेंज दिस थिंग और मेरा काम खुद ही सारा हो जाएगा, आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने कोड लिखा हुआ है, और मैं इस कोड को यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, बन रहा ग्राफ, बन रहा, ये देखो। अगेन देखो, ज़्यादा जो है नंबर्स किस रेंज की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा उसी 235, 239, 49 की रेंज में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इट्स अ कंटिन्यूस स्केल, याद रखना हिस्टोग्राम में नीचे कंटिन्यूस स्केल आया होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्केल की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहती हो कि जनाब मुझे 3 का सैंपल नहीं, मुझे 4 का सैंपल निकाल के दे दो, तो आप यहाँ पे 4 कर दो और यहाँ पे दोबारा इस कोड को चला दो, ये 4 का आ गया। आप देख रहे हो मैंने जो कोड बनाया है उसमें मैंने सिर्फ ये 2 वैल्यूज चेंज करनी है, 200 और 4 वाली, ठीक है। और आपका जो कोड है वो बार बार चलता रहेगा, ठीक है। मैंने लोकल जनरेट कर लिए थे जी खदीजा। सर तो टोटल हमारे 800 के करीब ऑब्जर्वेशन में, लाइक थोड़ा सी, अगर 200 के सैंपल हैं, 16 लोग हैं हम, 16 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। हम 16 में से क्या करेंगे, हम हमेशा 4 का सैंपल निकालते रहेंगे,
ठीक है। लोकल सैंपल मींस कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग 200 सैंपल्स, ठीक है। वी आर एक्सट्रैक्टिंग 200 सैंपल्स ऑफ साइज 4, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इज दैट क्लियर गाइस? वो जो ग्राफ आप देख के उसमें भी यही हो रहा है जी। जैन सर एक मिनट, टोटल स्टूडेंट्स कितने आपने अभी बोला? 16 स्टूडेंट्स है टोटल स्टूडेंट 16 हैं। तो सर हम यानी 200 का फिर सैंपल स्पेस क्यों ले रहे हैं? 200 का सैंपल स्पेस, ये जो भी उस्मान ने जो लाइन बोली ना, मैं इसी पे भी आऊंगा। मैं भी जो भी उस्मान जिस लाइन की बात कर रहे हैं मैं भी इस पे आने वाला हूँ। उस्मान जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं जैन का पहले सवाल का जवाब दे दूँ। जैन अभी यहाँ पे अभी तो इस चीज़ को अभी हम इसी चीज़ में मैं भी आगे अपनी बिल्डअप करने वाला था, इस चीज़ पे जो अभी इसमें की नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप नोट करो तो सिंपल ये है कि आप कर ये रहे हो। बेसिकली मैं दोबारा आपको डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी बताओ हमारे पास जैन, हमारे पास ये सवाल बस डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी फर्स्ट को बस अभी ना इसमें हमारे पास एजेस हैं, लेकिन हमारे पास एजेस नहीं होती। होता बेसिकली ये है कि हम उनको सिंपल जाके हम बोलेंगे हमें 4 लोगों का ना, हमें इन 4 लोगों की एजेस दे दो हमें, ठीक है। अब हम कर ये रहे हैं कि हम कह ये रहे हैं कि इन 200 सैंपल निकालने हैं 4-4 सैंपल साइज के, ठीक है। 4-4 सैंपल साइज के, तो 16C4 बनेंगे। उस्मान आप पहले ठीक थे। अब अभी मैं इस पे आऊंगा, ये आप ये हम इस पे कैसे हो रहे हैं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट उस्मान, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो अभी क्या हो रहा है, आप कह ये रहे हो कि मुझे ना 200 का सैंपल चाहिए, ठीक है। मुझे 16 लोगों में से 4-4 निकालते रहो, ठीक है। 16 में से 4-4 निकालते रहो, तो वो कैसे बनेगा? आप जो कि और जब उस्मान जो बात कर रहे हैं, हम तो उस्मान की बात पे आ जाते हैं। और ये देखो मैंने अपनी साइड में डाला हुआ है इस चीज़ को, मैंने बड़े तरीके से ना स्माइली शैली डाल के मैंने कहा था बच्चे आएंगे, बच्चे कहेंगे वो जी, ये कहाँ से एकदम से चीज़ आ गई है। देखो मेरा अगला सवाल ही यही था कि हाउ मेनी मैक्सिमम सैंपल्स कैन यू ड्रॉ। ठीक है, इसमें मैं दोबारा इसकी स्लाइड को सब प्ले करूं। गाइस मुझे 1 सेकंड देना। ठीक है, 16C4, ठीक है। अब वो कैसे हुआ? अब उस्मान अच्छा उस खदीजा 16C4 पे बिल्कुल 16C4 ही है, लेकिन मुझे कोई आप में से बता सकते हैं 16P4 क्यों नहीं की हो? व्हाई इज नॉट 16P4? खदीजा, व्हाई दिस इज नॉट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ठीक एंड दिस इज राइट। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, ठीक है। उन सब की एजेस का हमें पता है एवरेज क्या है। अब इट डजंट मैटर कि ऑर्डर हम किस ऑर्डर में सिलेक्ट करें। ABC का एवरेज निकाले वो सेम रहेगा, BSc का एवरेज निकाले वो सेम रहेगा, सैंपल हमारा सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव। दैट्स द थिंग जो आपने बात बोली है, मैं यही चीज़ सुनना चाह रहा था। बेसिकली 16P4 इसलिए नहीं है क्योंकि 16P4 में अगर फर्ज करो मेरे पास 3 बच्चे हैं, आदिल, खदीजा और जैन। अब आदिल, खदीजा और जैन की एज सेम है, इन तीनों की एवरेज एक दफ़े निकलनी चाहिए, 3 दफ़ा नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप सिंपल देखो, मैं आदिल, खदीजा और जैन को आई कैन अरेंज देम इन 6 वेज, ठीक है। लेकिन उन तीनों की जो एवरेज है वो 6 टाइम्स एक ही है। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ पाकिस्तान इंडिया मैच। Pakistan versus India is equal to India versus Pakistan. They are not different. They are not different objects. They are again same thing. Again, T20 चल रहा है, तो I think this is a very natural example that we can give at this time. तो 16C, तो अभी यहाँ पे 16C4 था, लेकिन अभी हमने 3 का किया हुआ था, तो हम उसमें हम कहेंगे 16C3. These are the samples these are the maximum samples that you can draw. ठीक है, different यानी without repetition, यानी अगर आप 16C3 करोगे तो 16C3 के अंदर क्या होगा? 16C3 के अंदर आप लोग मैक्सिमम सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हो विदाउट रिपीटिंग एनीवन अगेन, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग एनीवन अगेन, इससे आप कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड्स the sampling distribution of sample mean is the distribution of sample mean in all possible sample sizes of size from this population. जो भी आप यानी दूसरे लफ्जों में अभी आप जो ग्राफ देखकर आप आए हो, उस ग्राफ में आपने यही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सारी पॉसिबल मीन्स के लिए निकाल ली, ठीक है। So what does it mean? It means is this thing
कि आप लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी आपने ग्राफ देख के आए थे, इट डजेंट मैटर कि आपने मैक्सिमम सैंपल्स निकाला कि नहीं निकाला, वो हिस्टोग्राम सारी अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लेते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ठीक है, ट्रम्प के तरीके में इट्स मार्वलस, इट्स वंडरफुल। तो ये बिल्कुल इट्स मार्वलस वंडरफुल थिंग है। हिस्टोग्राम ने सारी डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर ली है विद, इवन इफ यू डोंट कवर द होल सैंपल साइजेस, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वो कवर कर लेगा। अच्छा यार, रियलिटी के अंदर ना, ये तो अभी बड़ी एक फिक्शनल सी एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के सामने दी है। मैं आप लोगों से ना अभी जब हम चीज़ें फिलअप कर लेंगे, तो मैं अभी आप लोगों से ना मैंने एक पेपर पे भी काम किया विद डॉक्टर हसन, एंड वी हैव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने सारी ये काम किए हैं। तो आई विल शो यू दोज थिंग्स जब मुझे लगेगा कि हम उसके रेडी हम हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हम सारे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो वो जो एक मेरा पेपर होगा, उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो इकोनॉमेट्रिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स और साथ इकोनॉमिक्स के बीच में लिंक बनाएगा। तो हम उसको लेके आएंगे, और वो थोड़ा सा आई गेस वो पेपर थोड़ा सा अभी आगे जाके आएगा। होता बेसिकली क्या है, कि आप एक वक्त में एक ही सैंपल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास कभी डेटा आ जाता है, होता बताओ बेसिकली कैसे है। डेटा कंडक्टिंग ऐसे होती है, आपको नाम दे दिए जाते हैं, आपको नाम और लोगों के रोल को एक यूनिक आईडी दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है आप सैंपल निकाल लें इनका। यानी होगा यह कि आपको पूरे लोगों के नाम की लिस्ट दे देंगे, वो कहेंगे जनाब हमारे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, डेटा हमारे पास नहीं है इनमें से किसी का, आप नाम हमारे पास ही है। आप उनमें से सैंपल निकाल लेते हो, और आप कहते हो यार ये मेरा सैंपल है। जो PSLM आप लोगों को याद है, PSLM जो आप लोगों ने देखा था अपनी लैब के अंदर, उसके अंदर आप कहते हैं KPK के ये फलां बंदे में इतने लोग रहते हैं, उनका रिश्ता ही है। तो पंजाब ब्यूरो के पास क्या होता है, पंजाब ब्यूरो के पास उनके नाम पड़े होते हैं, उन घरों में जो लोग रह रहे हैं। आपके जो सेंसस हुआ है, सेंसस के बाद से उनके पास नाम पड़े हुए हैं कि इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं। ठीक है, वो करते क्या है, उनमें से उनका सैंपल निकालते हैं। जैसे हम उनके पास नाम पड़ा हुआ है, उनका सैंपल निकाल लेंगे, और वो सैंपल जाके लोगों से सर्वे कर लेंगे फिर। ठीक है, डेटा उनके पास नहीं होता, वो उनके पास नाम पड़े होते हैं, वो नाम है, उनका नाम निकल आता है। जैसे जीतो पाकिस्तान का मुझे सुबह आज मैसेज आया था कि आपका निकला है, नाम निकला है। वो उन्हें रैंडम सैम्पलिंग, ये रैंडम सैंपल तो नहीं करते, तो ये तो जाहिल लोग हैं। लेकिन वैसे जब आपने स्टेटिस्टिक्स में जाना है, तो आपको रैंडम सैम्पलिंग निकाल के आपसे सर्वे करते हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस वी टिपिकली ड्रॉ ओनली वन सैंपल। ठीक है, एंड दैट्स द होल थ्योरी बिहाइंड दिस थिंग। जो अभी तक आप देख के आए ना, उसकी थ्योरी बेसिकली यही है। बट द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट वन। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपने निकाली है अपनी वैल्यू, वो भी अब इसमें एक उसमें होगी। अभी आप इस पर जब हम इसको हम क्या कहते हैं, अभी हम लोग आएंगे ना इसके ऊपर, इन्फ्लुएंस के ऊपर। तो आप देखो किसकी पावर क्या है, जो आपने वैल्यू निकाली है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, जो कि हसन ने भी शुरू में बात की थी। हसन शुरू में कह रहा था कि हम अपने सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करने की बात करते हैं। तो वी नीड टू गेट सम कॉन्फिडेंस कि हमारी वैल्यू कितनी क्लोज है उस मीन के। ठीक है, or are we close to that mean or not? So we will be devising those strategies in the coming lectures as well. ये आगे क्यों नहीं गया? Guys, जैसे 1 सेकंड मेरे स्लाइड्स आगे नहीं जा रही। ठीक है, I hope you guys are able to make connection between Stata and this thing। कि आप देख लो कि नहीं Stata में और कोडिंग में किस तरह से चोली दामन का साथ है। अगर आपको कोडिंग थोड़ी सी आ जाए तो यू कैन इजीली डू दी सिमुलेशंस। तो जो अभी मैंने आपको Stata जो कोड दिए, बेसिकली व्हाट इज इट डूइंग, इट्स वन ऑफ द वे टू सिमुलेट डेटा। ठीक है, आप डेटा को सिमुलेट कर लेते हो और फिर उससे आपके नंबर्स निकल आते हैं। अच्छा, अब suppose we collect a random sample of size n is equal to 20 from a normal distribution. ठीक है, we have normal distribution given to us and one of the random sample is given below। क्या पे random sample हमने आपको दे दिए। तो what's the sample mean?
सैंपल मीन कैसे निकलते हैं खदीजा? सर n5,1 वो 5 सैंपल मीन नहीं आएगा? वो पॉपुलेशन मीन है, ओके। वो पॉपुलेशन मीन है। तो बेसिकली वो बता रहा है कि एक्स जो हम एक डेटा है, जो डेटा हमने जो उसे लिए हैं हमने, उस डेटा को जो अपना जो है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है 5 और उसकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 1। ये उसने बोला पॉपुलेशन के साथ है, उसमें से उसने एक सैंपल निकाल के आपको दे दी है, ठीक है। एक्चुअल में हमें ये नहीं पता होता कि पॉपुलेशन मीन क्या है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास लेट्स से वी नो कि व्हाट्स द रियल पॉपुलेशन मीन इज, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें उसने दे दी हैं हमें, और उसने कहा है जनाब आप सैंपल मीन निकाल के देखें। अगर आप सैंपल मीन निकालते हो तो सैंपल मीन आपका जो है वो आप निकालोगे 1/n, जो सिंपल आप अपनी एवरेज करते हो, आप एवरेज निकाल के सैंपल मीन निकाल लोगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होती है एवरेज जो भी आपने निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहना ये चाह रहा है कि अगर आप बार बार सैंपल निकालो, अगर आप बार बार सैंपल निकालो तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ठीक है। वेरिएंस भी यही कहना चाह रहे हैं, यानी अभी तो हमने एक सैंपल निकाले ना, अभी हमने यहाँ पे एक सैंपल निकाल के ये बात की है, एक सैंपल का हमने निकाल के उसका एवरेज ये आता है। अब वो कह रहा है एक रुक जाओ भाई, सब्र करो, मुझे एक्सपेक्टेशन बताओ उस एवरेज की, यानी इफ यू ड्रॉ सैंपल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपकी जो आपकी एवरेज आएगी उस केस में, जो आपकी एक्सपेक्टेशन आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। सेम गोस फॉर द वेरिएंस एज वेल, वो वेरिएंस का भी पूछ रहे हैं कि आपने बार बार सैंपल निकालने, उस सैंपल जैसे अभी करके आए हो यार, अभी आप लोग, ये कोई इतनी बड़ी अफलातूनी बात नहीं है कि अभी जैसे आप लोगों ने सैंपल निकाला था, आपने क्या किया था, आप सैंपल निकाल लिया था आपने, और सैंपल निकाल कर आपने फिर उसकी आपने उसमें से उसकी मीन डिस्ट्रीब्यूशन चेक की थी। तो ये आपसे कोई बात कह रहे हैं कि आप उन सब वैल्यूज को मीन निकाल के उसके मीन बताओ, उसका मीन क्या होगा। जो सारा हमने हिस्टोग्राम बनाया था ना, हिस्टोग्राम ने इतनी वैल्यूज को बनाया था, वो कह रहा है जनाब उसकी मुझे मीन बताओ, उसका मीन क्या, ठीक है। वेरिएंस बताओ